हम लोग बात करने वाले हैं लिखित कथन, जो अभिवचन का दूसरा भाग है। आदेश नियम 1 में अभिवचन के दो स्वरूप बताए गए, एक वादपत्र, दूसरा लिखित कथन। वादपत्र वादी का अभिवचन था और लिखित कथन अब प्रतिवादी का अभिवचन है। लिखित कथन वादी के दावे का उत्तर है, ये तो ठीक ही है, लेकिन वादी ने अपने दावे में जो कुछ कहा उसका उत्तर देने के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी प्रतिवादी के पास हो सकती हैं जो वादी के दावे के उत्तर में कही जा सकती है। यद्यपि स्पेसिफिकली वादी ने अपने दावे में जो कुछ कहा उसका उत्तर देने के लिए वो बातें कहना जरूरी भले ही ना हो, लेकिन हम अपनी बात प्रभावी ढंग से कहें, यह भी हमारा अधिकार है और यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी बात प्रभावी ढंग से कहें। तो आगे के नियमों में हम देखेंगे कि लिखित कथन जब प्रस्तुत किया जाएगा तो वादी के दावे का उत्तर देने के साथ साथ प्रतिवादी को अन्य बातें कहने की अनुमति यह भी दी जाएगी। अन्य बातें अर्थात जैसे वादी ये कहता है कि अमुक संविदा के अपालन से हमें अमुक क्षति हुई है, जबकि सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आपको वो क्षति नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको वो क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी जिसे आप बचा सकते थे और आपने अपनी असावधानी से उसे बचाया नहीं। आप अगर कोशिश करते, नो डाउट आपको क्षति हुई है, प्रतिवादी के संविदा के अपालन से नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जितना हुआ उसमें कमी आ सकती थी अगर आप सम्यक तत्परता बरतते। तो ये स्पेशल ग्राउंड ऑफ डिफेंस है, ठीक है ना, ये स्पेशल ग्राउंड ऑफ डिफेंस है। आप वादी के दावे का उत्तर प्रभावशाली ढंग से दो, इसके लिए जरूरी ये होगा कि आप वादी के इस कथन के जवाब में जो उसने किया है अपने वाद पत्र में कि इन्होंने संविदा का पालन किया, ठीक है, इस वादी के कथन का प्रभावशाली ढंग से आप उत्तर दो। इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी बात को, ठीक है, अब पूरी बात को कि चलिए हमने संविदा का पालन किया, लेकिन जो नुकसान हुआ वो सिर्फ मेरे कारण नहीं, वो इनके कारण भी है, ठीक है। तो अगर आप संविदा का अपालन होना स्वीकार भी करते हैं तो भी संपूर्ण क्षतिपूर्ति के दायित्व को आप स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वाद पत्र में वादी ने संविदा के अपालन के संबंध में जो कथन किया है उसका उत्तर आप इस प्रकार नहीं देंगे। यदि आप संविदा के अपालन के तथ्य को स्वीकार करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि वादी के दावे की क्रम संख्या अमुक अस्वीकार है, ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि वादी के वादपत्र की क्रम संख्या अमुक जिस तरह अंकित है उस तरह स्वीकार नहीं, ठीक है। और स्पष्टीकरण अतिरिक्त कथन से होगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि लिखित कथन जब आप तैयार करते हैं तो उसमें वादी के दावे के उत्तर होने के साथ साथ आप अन्य जो बचाव के आधार आपको उपलब्ध हैं उनका भी कथन करते हैं। वादी ने
अपने दावे में नहीं कहा, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं कि वो अपने दावे में यह कहे कि हमारा दावा मर्यादा विधि के प्रावधानों से बाधित है, अर्थात हमारा सूट टाइम बार्ड है। उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। जैसे हम लोग सेक्शन 17 पे जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वहां कहेगा जब तक बोलना कर्तव्य न हो जाए, ठीक है, वो कहेगा पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंधों के कारण जब तक बोलना कर्तव्य न हो जाए तब तक संविदा की विषय वस्तु के अवगुणों को प्रकट न करना संविदा में कपट नहीं माना जा सकता। दृष्टांत देगा, और दृष्टांत पिता और बेटी या पिता और पुत्र इसके बीच का है कि क्या घोड़ा ऐबदार है, और फिर लिखेगा चूंकि पक्षकारों के बीच संबंध ऐसे है कि एक दूसरे पर विश्वास करता है, इसलिए यहां मौन कपट माना जा सकता है। अदरवाइज मौन अपनी वस्तु के अवगुणों को प्रकट करना यह मेरा कर्तव्य नहीं है। ठीक है, हम दुकान खोले बैठे हैं, आप मेरी दुकान पर कोई चीज लेने आए तो व्यापार का सामान्य नियम है, हमारी चीज में 20 कमियां हो हम बताएंगे तो बेहतर, और हमारे आपके बीच दुकानदार और ग्राहक का संबंध है। इसमें कौन सा नियम लागू होगा? क्रेता सतत सावधान। ठीक है, यहां नियम यह होगा क्रेता को सावधानी बरतनी चाहिए। हां, संबंध दूसरे प्रकार के हों कि एक दूसरे पर विश्वास करता हो, यानी पक्षकारों के मध्य वैश्वासिक संबंध विद्यमान हो, तब अलग बात है, क्योंकि तब एक पक्षकार दूसरे पर विश्वास करता है कि वो उसके हित की सुरक्षा करेगा ही करेगा, या उसके हित के विपरीत काम नहीं करेगा, तब बात दिगर हो जाती है। लेकिन सामान्य स्थितियों में अगर क्रेता और विक्रेता का संबंध है तो फिर क्रेता सतत सावधान यह नियम लागू होता है, और तब अपनी ही चीज के अवगुणों के बारे में चुप रहना यह किसी कपट का प्रयोग नहीं है। तो वादी वाद पत्र में ये क्यों बताए? हालांकि उसे बता देना चाहिए, लेकिन क्यों बताया? नहीं बताया उसने, उसका सूट टाइम बार्ड है, तो इट इज द स्पेशल ग्राउंड ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो वादी के दावे का उत्तर ही लिखित कथन में नहीं होगा, बल्कि अपनी बात यह भी प्रतिवादी लिखित कथन में कह के आएगा। ठीक है ना? तो लिखित कथन अभिवचन है किसका? प्रतिवादी का, और इसमें वादी के दावे का उत्तर होने के साथ साथ वादी ने जिस संव्यवहार के संबंध में मुकदमा दायर किया है उस संव्यवहार के संबंध में जो प्रतिवादी कहना चाहता है वो सब कुछ भी शामिल होता है। ठीक है ना? तो लिखित कथन का एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा वादी धन संबंधी मुकदमा लाया है, अर्थात धन वसूली का मुकदमा लाया है। हो सकता प्रतिवादी को भी उसी संव्यवहार में वादी से कुछ चाहिए हो, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो प्रतिवादी को भी कुछ चाहिए। 1 लाख आपको उससे चाहिए, लेकिन 20,000 उसके भी निकलते हैं, तो वाद कारण तो दोनों को उपलब्ध है ना। वाद कारण तो वादी को भी उपलब्ध है, उसे 1 लाख चाहिए, लेकिन प्रतिवादी को भी वाद कारण उपलब्ध है, उसे 20,000 चाहिए। धनराशि छोटी चाहिए, सही, रकम छोटी सही, लेकिन चाहिए उसे भी है। तो फिर
एक ही रास्ता बचता है कि वादी अपना मुकदमा लाए, प्रतिवादी अपना मुकदमा लाए। लेकिन प्रतिवादी मुकदमा लाएगा तो भी पक्षकार यही होंगे, ठीक है, पक्षकार तो यही होंगे। बस इतना हो जाएगा कि प्रतिवादी वादी की जगह आ जाएगा, वादी प्रतिवादी की जगह आ जाएगा, और जो वादी मुकदमा लाए उसमें भी पक्षकार यही है, ठीक है, उसमें भी तो पक्षकार यही है। क्योंकि वादी को प्रतिवादी से चाहिए, प्रतिवादी को वादी से चाहिए, तो मुकदमे के पक्षकार तो दो मुकदमे अगर आए हैं तो यही रहेंगे, बस उनकी हैसियत बदल जाएगी। एक मुकदमे में जो वादी है वो दूसरे में प्रतिवादी होगा, इस मुकदमे में जो प्रतिवादी है वो दूसरे में वादी होगा, बस नहीं तो होगा। और अपनी बात कहने का हक सीपीसी के मुताबिक दोनों को प्राप्त है, क्योंकि अभिवचन इसका अर्थ है वाद पत्र और लिखित कथन, और दोनों पर समान अभिवचन के नियम लागू होते हैं आदेश से। और सीपीसी की नीति क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को अवॉइड करना, ये सीपीसी की घोषित नीति है, घोषित अभिव्यक्त रूप तो नहीं है। लेकिन सीपीसी का प्रावधान जब आप देखते हैं तो वहां से आपको यह नीति सीपीसी में व्याप्त होती हुई दिखाई देती है। तो सीपीसी की घोषित नीति यह है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट अवॉइड हो। तो अगर इस दशा में जब वादी धन संबंधी मुकदमा लाया है, धन वसूली का मुकदमा लाया है, और प्रतिवादी को भी वादी से कुछ चाहिए, तो अगर हम कोई विशेष उपबंध न करें तो फिर दो मुकदमे दायर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। प्रतिवादी वादी पर मुकदमा दायर करे, वादी प्रतिवादी पर दायर करे, और अननेसेसरी टाइम की बर्बादी है ये होगी। क्योंकि दोनों मुकदमे सुने तो दो बार में ही जा सकते हैं, एक साथ तो नहीं सुने जा सकते भाई। दो मुकदमे क्रमानुसार सुने जाएंगे ना, और जब क्रमानुसार सुने जाएंगे तो टाइम तो बर्बाद होगा। तो इसलिए जो अभिवचन के नियम लिखित कथन के संबंध में बनाए गए, स्पेसिफिकली आदेश 8 में, उसमें आदेश 8 नियम 6 भी बनाया गया, और उसमें उन्होंने कहा कि वादी ने जो मुकदमा दायर किया है धन की वसूली का, यदि प्रतिवादी को भी वादी से कुछ चाहिए तो वो वादी के दावे का उत्तर लिखित कथन में देगा, ये तो ठीक है। साथ ही साथ स्वयं को वादी से जो रुपया चाहिए उसका दावा भी कर सकेगा, उसका दावा भी उसी लिखित कथन में कर सकेगा जो उसने वादी के दावे के उत्तर में प्रस्तुत किया है। और इसे मुजरा क्लेम करना यह कहा जाता है, यह सेट ऑफ क्लेम करना यह कहा जाता है। अब चूंकि लिखित कथन इसी में उसने सेट ऑफ या मुजरे का दावा कर दिया, ठीक है, सेट ऑफ या मुजरे का दावा मीनिंग देयर बाय उसे वादी से जो चाहिए उसका दावा उसने इसी दावे में, इसी लिखित कथन में कर दिया, ठीक है। जो उसे चाहिए जब वो उसका दावा अपने द्वारा वादी के दावे के उत्तर में प्रस्तुत लिखित कथन में करता है तो उसे चाहिए धनराशि के दावे को ही मुजरे का दावा, ये सेट ऑफ का दावा, ये इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी को सेट ऑफ का दावा कहते हैं, उसी को मुजरे का दावा कहते हैं। तो प्रतिवादी ने लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए दो काम कर दिए। एक, उसने वादी के दावे का उत्तर दिया जिसे लिखित कथन कहा जाएगा, और इसी लिखित कथन का भाग उसने सेट ऑफ के दावे के रूप में भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो सेट ऑफ के दावे के लिए प्रतिवादी को क्या माना जाना चाहिए? वादी, कायदे से, क्योंकि सेट ऑफ का दावा कर रहा है वो। और सेट ऑफ के दावे के लिए जो मूल वादी है उसे क्या माना जाना चाहिए? प्रतिवादी, ठीक है ना। और जो वादी ने दावा
संस्थित किया है, जिसका उत्तर उसने लिखित कथन में दिया है, उसके लिए वादी है और ये प्रतिवादी है। तो इसी एक मुकदमे में लिखित कथन में सटाफ का दावा प्रस्तुत करने की सुविधा देकर सीपीसी ने मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को अवॉइड कर दिया, ठीक है ना, उसे बचा दिया। अगर प्रतिवादी सेपरेट सूट लाता तो दोनों सूट क्रमानुसार सुने जाते हैं और क्रमानुसार सुने जाने की दशा में समय इसकी बर्बादी होती। अब दोनों सूट एक ही समय सुन लिए जाएंगे, एक बार में ही वादी का दावा और सटाफ का दावा दोनों की सुनवाई संभव हो सकेगी। और चूंकि सटाफ के दावे के लिए प्रतिवादी वादी हो गया है, ठीक है ना, इसलिए सटाफ के दावे का उत्तर वादी देगा और वादी द्वारा दावा जो दायर किया गया है उसका उत्तर प्रतिवादी देगा। लेकिन ये सारे काम एक ही सूट में हो सकेंगे और सटाफ के दावे के लिए न्यायालय की धनीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता संबंधी उपबंध हम तब उन पर बात करेंगे विस्तार से जब हम नियम 6 पर पहुंचेंगे, आदेशाट नियम 6 पर। यहां पर हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्रतिवादी जो लिखित कथन लाएगा उसमें वादी के दावे का उत्तर ही होगा, सिर्फ इतनी बात नहीं, उसमें अन्य बातें भी होती हैं, ठीक है ना। ये बात हम सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये चर्चा की कि जो प्रतिवादी का अभिवचन है वो वादी के दावे का उत्तर ही नहीं है, उसमें अन्य महत्वपूर्ण कथन भी किए जा सकते हैं जिनमें प्रतिदावा भी शामिल है। प्रतिदावा, काउंटर क्लेम, आप देखेंगे मार्जिनल नोट ही है आदेशाट का, लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा। काउंटर क्लेम, मुजरा सिर्फ धन संबंधी वादों में क्लेम होगा, धन संबंधी वादों में क्लेम होगा, मीनिंग देर भाई वादी को भी धन चाहिए प्रतिवादी से और प्रतिवादी को भी धन ही चाहिए वादी से, तब सटाफ क्लेम होगा। और काउंटर क्लेम ये तब होता है जब आपने हम पर कोई दावा दायर किया, आपने कहा कि इस विक्रय पत्र के आधार पर जो कि मेरे पिताजी ने हमें एग्जीक्यूट किया, ठीक है, हम अमुक संपत्ति के स्वामी हो गए और मेरे सगे भाई ये हैं, इन्हें इस मकान में अब कोई हक नहीं बचा, ठीक है, आपने, और इन्हें निकाल दिया जाए इस मकान से, डिस्पोज कर दिया जाए, इसके लिए आप मुकदमा लाए। हमने आपके दावे का उत्तर दिया, साथ ही काउंटर क्लेम किया उसी दावे में कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये HUF है, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है, हिंदू सहदायकी की संपत्ति है और इसमें हमारे पिताजी को इस ढंग का कोई हक हासिल नहीं था कि वो अमुक संपत्ति, ठीक है, इन्हें ये जिसको भी उन्होंने विक्रय की है उसे विक्रय कर दे, क्योंकि इसमें तो मेरा भाई हिंदू सहदायकी में पिताजी ही थोड़े शेयर होल्डर है, हम भी हैं भाई। सहदायकी जब देखेंगे, जब हिंदू लॉ पर बात करेंगे तो हम देखेंगे हिंदू सहदायकी में जो सहदायकी की संपत्ति होगी उसमें तो 3 पीढ़ियां, ठीक है, पिता पुत्र, ठीक है, और प्रपौत्र, 3 पीढ़ियां शेयर होल्डर रहेंगी, तो आप इसे बेच ही कैसे सकते थे, ठीक है। तो हमने भी काउंटर क्लेम इसमें कर दिया, प्रतिदावा, यानी जब प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध धन संबंधी मांग के अतिरिक्त
अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का हक, अन्य कोई मांग उपलब्ध होती है तो वो प्रतिदावा भी कर सकता है। मुजरा सिर्फ धन संबंधी वादों में होगा, और प्रतिदावा यानी काउंटर क्लेम प्रतिवादी को अगर कोई वाद कारण वादी के विरुद्ध उपलब्ध है, कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए काउंटर क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में अपने अभिवचन अर्थात लिखित कथन के माध्यम से ही प्रतिदावा भी किया जा सकता है। यही सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का फर्क है। सेट ऑफ सिर्फ धन संबंधी वादों में और काउंटर क्लेम किसी भी वाद कारण के आधार पर। देखेंगे काउंटर क्लेम 6A से लेकर मेरा ख्याल 6G या H तक होगा, वहां तक उसके संबंध में प्रोविजन आदेश 8 में हुआ है। जब आएगा देखेंगे। कुल मिलाकर हम आपको यह बता रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट या प्रतिवादी का अभिवचन, उसमें वादी के दावे का उत्तर तो होगा ही, साथ ही अन्य कथन भी किए जाएंगे। और आदेश 8 में आगे विभिन्न नियमों के माध्यम से यह भी बताया गया है कि आप वादी के दावे का जब उत्तर देंगे, ठीक है, अपने लिखित कथन के माध्यम से, तो उत्तर किस तरह देंगे, ठीक है, किस प्रकार देंगे। उत्तर देने के बहुत सारे ढंग हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि ये मेरे मकान में घुसे और इन्होंने अमुक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आप उत्तर ये दे सकते हैं कि हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, ये भी उत्तर है। आप ये भी उत्तर दे सकते हैं हम इनके मकान में घुसे ही नहीं, और उत्तर यह भी हो सकता है ना तो हम इनके मकान में घुसे और ना ही मकान इनका है, दोनों ही बातें नहीं। मकान में तो हम नहीं घुसे, मकान भी इनका नहीं है, झूठ बोलते हैं, उत्तर यह भी है। ठीक है, तो उत्तर आप किस तरह देंगे, वादी के दावे का उत्तर आपको किस प्रकार देना चाहिए, किस ढंग से देना चाहिए, यह भी अभी आदेश 8 में आगामी नियमों के मुताबिक बताया जाएगा। ठीक है, आगामी नियम ये बताएंगे कि आप जो प्रतिवादी के दावे का उत्तर देंगे वो किस तरह देंगे, किस ढंग से देंगे। ढंग क्या हो आपके उत्तर देने का, क्योंकि उत्तर तो बहुत तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, उत्तर कई बार वक्ता की जो प्रश्न करता है उसकी मानसिक दशा देखकर भी दिया जाता है। हमने आपसे कहा कई बार कि प्रश्न अर्जुन के भी हैं, जिनके उत्तर देने के लिए बीच युद्ध में, ठीक है, जब युद्ध के शंख बज चुके हैं, उस समय कृष्ण ने 18 अध्याय की गीता कही, और प्रश्न अन्यों के भी हैं जिनके संबंध में कृष्ण मौन रह जाते हैं या कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि मालूम है ये प्रश्न ही पूछ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जानकारी को सर्टिफाई करना चाहते हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। जानकारी तो इनके पास है। जैसे क्या हुआ, एक आता है पूछता क्या भगवान नहीं है, ठीक है, उसकी अपनी मान्यता है, पहले से भगवान के संबंध में कुछ है, और वो सिर्फ आपका सर्टिफिकेट लेना चाहता है कि है या नहीं है। ठीक है, ऐसा ही आप लोग उसके संबंध में भी करते हो, जब आप कानून के संबंध में सवाल करते हो
कि आप माने बैठे हो, आपकी उत्तर आपके पास है और आप सिर्फ हमसे इसलिए सवाल कर रहे हो कि आपकी जो जानकारी है उसके प्रति मेरा सर्टिफिकेट, मेरी सहमति और आपको प्राप्त हो जाए। कल आप ये कह सको कि वो भी ऐसा ही मानते हैं या वो भी ऐसा ही कह रहे हैं। प्रश्न इसलिए किया गया है, ये प्रश्न का एक तरीका है। प्रश्न का दूसरा तरीका यह है कि आप मेरी ही परीक्षा लेना चाहते हो कि हमें कुछ आता है या नहीं, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। और प्रश्न का तीसरा तरीका यह है कि आप इसलिए प्रश्न कर रहे हो क्योंकि वाकई आप जिज्ञासु, ठीक है, आपको नहीं मालूम विषय के बारे में और आप जानकारी लेना चाहते हो, जानना चाहते हो। यह प्रश्न जब आता है तब सब कुछ बताने की इच्छा होती है, और जब ये दो प्रकार के प्रश्न आते हैं तब गुस्सा आती है, ठीक है, तब क्रोध चढ़ता है और फिर मन आता है कि कह दो हमें कुछ नहीं आता, तुम भाग जाओ बस। तो प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। एक और प्रकार का प्रश्न होता है, उसका उत्तर आपको मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, जैसे बच्चों के सवाल है, ठीक है, उन्होंने पूछा क्योंकि सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा गया। ऐसे आप कभी कोई पोस्ट वोस्ट लिखो तो कुछ लोग आ जाते हैं, वो सिर्फ कमेंट करने के लिए कमेंट करते, उन्हें क्या लिखा गया वो उन्हें समझ में नहीं आया, उनका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं, उनका उसके प्रति कोई विचार भी नहीं, बस सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है इसलिए प्रश्न पूछ लिया, इसलिए कुछ लिख दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि चीजें किस लिए की जा रही है, ठीक है ना। तो लिखित कथन जब आप प्रस्तुत करेंगे तो ढंग क्या हो कहने का यह भी बताया जाएगा। ढंग क्या हो अर्थात वादी ने जो प्रश्न उठाए हैं, जो बातें कही हैं, उनका उत्तर किस प्रकार आपते हैं, क्योंकि उत्तर देने के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, उत्तर देने के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, प्रश्न करने के अनेकों ढंग हो सकते हैं, बात कहने के अनेकों ढंग हैं। इसलिए तय करना पड़ेगा कि उत्तर किस प्रकार दिया जाए। जैसे हमने यह तय किया, ठीक है, कि आप प्रश्नों को या अपनी बात को किस ढंग से उठाएंगे। आदेश 7 में वाद पत्र के संबंध में नियम बनाए गए ना, तो आदेश 8 में लिखित कथन के संबंध में भी नियम बनाए जाएंगे, वो हम आगे अभी देखेंगे, आएंगे। अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उत्तर कब तक दिया जाए। उत्तर दिया जाए ये तो बात ठीक है, उत्तर दिया जाए ये बात ठीक है, उत्तर किस ढंग से दिया जाए ये बताना भी ठीक है, ठीक है भाई। उत्तर दिया जाए, उत्तर अमुक ढंग से दिया जाए, ठीक है। उत्तर देने में वे सवाल भी शामिल हो सकते हैं जो हमें वादी से पूछ रहे हैं, अर्थात काउंटर क्लेम, प्रतिदावा, ये भी हो सकता है। ये सब हो गया, बात ठीक हो गई। लेकिन आखिर उत्तर कब तक दिया जाए यह भी तो एक सवाल है। उत्तर की प्रतीक्षा अनंत काल तक ये तो नहीं की जा सकती। उत्तर दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे, जब पूछो तो दे ही रहे, तो वादी को अनंत काल के लिए प्रतीक्षा के अधीन ये नहीं रखा जा सकता। इट्स टाइम मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट, मीनिंग देयर बाई द रेस्पॉन्स ऑफ डिपेंडेंट टुवर्ड्स द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिव, ठीक है ना। तो उसके प्रति जो प्रतिवादी है वो क्या
रिस्पॉन्ड करना चाहता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए एक निश्चित समय अवधि ये तय करनी पड़ेगी, पहले तय नहीं थे। और इसका अनुचित लाभ ये उठाया जाता था और 5-5, 6-6 बरस उत्तर ही नहीं दे रहे वादी के दावे का। और जब उत्तर ही नहीं दे रहे तो मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि जब आप उत्तर देंगे तब ये पता लगेगा कि आप दोनों के बीच पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन से हैं, कहां पर आप लोग परस्पर विवाद में हैं, और फिर उन्हीं को इश्यूज इस रूप में फ्रेम किया जाएगा आदेश 14 की स्थिति के मुताबिक, और फिर आगे ट्रायल बढ़ेगा। आप तो WSC नहीं दे रहे। तो जब यह आवश्यकता अनुभव हुई तो 1898 में जब CPC पहली बार बनी तो उत्तर देने संबंधी जो आवश्यकता है वो तो उसमें थी, लेकिन टाइम 1898 में शायद CPC पहली बार बनी या नहीं बनी ये हम कंफर्म नहीं कर रहे, तो निकला हो मतलब आप अपना चेक कर लें, हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई बहुत महत्व की बात नहीं कि 1898 में बनी या 1907 में बनी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत महत्व की बात नहीं है, शायद 1858 जो भी हो आप देख लें, फिर बाद में आप इसी बात पर वो बात पकड़े, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो लिखित कथन प्रस्तुत करने संबंधी जरूरत ये तो CPC में थी, लेकिन लिमिटेशन टाइम, कितने समय में प्रस्तुत किया जाए, ये वहां नहीं था। और इसका अनुचित लाभ लेकर मुकदमों को लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता था। जब ये कमी लेजिस्लेचर के ध्यान में आई तो उन्होंने आपका ये 1 जुलाई 2002 इससे लिमिटेशन ये वो ले आए और उन्होंने कहा 30 दिन लिमिटेशन होगी WS देने की। ठीक है ना, उस दिनांक से जिस दिन सम्मन आप पर तामील होता है आदेश 5 की व्यवस्थाओं के मुताबिक, क्योंकि जब तक सम्मन ही तामील नहीं तब तक आप WS देंगे भी कैसे। और संबंधित प्रावधान हम लोगों ने आदेश 5 वहां भी देखे थे, और साथ ही परंतु जोड़ा कि अगर 30 दिन में आप नहीं दे सकते तो इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 90 दिन तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 90 दिन से ज्यादा इस समय सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जरा एक बार आदेश 5 एक पढ़ लेते हैं हम लोग, देखें क्या कहता है। कहता प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस पर सम्मन तामील किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा यानी मैंडेटरी शब्दावली का उपयोग है, परंतु यह कि जहां प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे विनिर्दिष्ट किया जाए दाखिल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु जो सम्मन की तामील के तारीख से 90 दिन के पश्चात का नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने लिख दिया कि आप सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करेंगे, और अगर आप 30 दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर पाए तो न्यायालय आपको लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए अलाउ कर सकता है, अनुज्ञात कर सकता है कि आप किसी अन्य दिन लिखित कथन प्रस्तुत कर दो। आप 30 दिन में नहीं कर पाए
तो न्यायालय आपको अनुज्ञात कर सकता है कि 30 दिन के बाद किसी अन्य दिन आप लिखित कथन प्रस्तुत कर दो। किंतु न्यायालय जो अन्य दिन अनुज्ञात करेगा वो किसी भी दशा में, ठीक है, किसी भी दशा में उसने लिखा नहीं, किसी भी दशा शब्द का उपयोग नहीं है कि अन्य दिन अनुज्ञात कर तो सकता है, किंतु यह संबंध की तामील की तारीख से 90 दिन के पश्चात का नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गए कि मैक्सिमम आउटर लिमिट रिटर्न स्टेटमेंट की प्रस्तुत करने की 90 दिन हो गई। 5(1) को सिंपल ही पढ़े तो यह निकल आता है कि 90 दिन के पश्चात न्यायालय लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कोई दिन प्रतिवादी को अनुज्ञात नहीं कर सकता। ठीक है, 90 दिन की मैक्सिमम आउटर लिमिट, इसके भीतर का कोई अन्य दिन न्यायालय तय कर सकता है, अनुज्ञात कर सकता है प्रतिवादी को कि वो 30 दिन के पश्चात, किंतु 90 दिन के भीतर के किसी अन्य दिन को अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर दे। ये 5(1) का लब्बो-लुआब ये निकलकर आता है। अब सवाल पैदा होता है, कोविड आ गया, टांग टूट गई, सिर पे ईंट गिर गई, मीनिंग देर भाई ऐसी परिस्थितियां, ये परिस्थितियां कैसे, जिनका निवारण कर देना स्वयं प्रतिवादी के हाथ में नहीं है। अरे भाई, परिस्थितियां दो प्रकार की हैं। एक परिस्थिति वो जिसका निवारण करना आपके हाथ में है, और एक परिस्थिति वो जिसका निवारण करना आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, तो जिसका निवारण करना आपके हाथ में था, उसका निवारण करने में यदि आपने कोई उपेक्षा, कोई कोताही की है, तो उसके लिए आपको जवाबदेह होना चाहिए। किंतु जिस परिस्थिति का निवारण करना आपके हाथ में ही नहीं है, उस परिस्थिति के आधार पर आपके हित के विरोध में कोई निर्णय ले लिया जाए, ये कहां तक न्याय उचित होगा? ये तो ठीक बात ही नहीं दिख रही। ठीक है, ये तो कतई एब्सर्ड बात दिखाई दे रही है। ठीक है, सही है कि जंगलों में डकैत छिप जाते हैं तो जंगल काट डाले, सही है कि महिलाओं में पूतना शूर्पणखा, ठीक है, मंथरा ये भी पैदा हुई तो सबको भगा दें, क्या करें? ठीक है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हो सकता कि आदेश 8 नियम 1 में कुछ लोगों ने साहब गड़बड़ किया कि साहब टाइम लिमिट नहीं थी तो अनंत काल तक उन्होंने WSC फाइल नहीं किए, तो उसके कारण से जो बोनाफाइड लिटिगेशन, ठीक है, बोनाफाइड पार्टी है, उसके साथ भी हम अन्याय कर दें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई और ये कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। ठीक है, तो सवाल ये उठा कि आदेश 8 नियम 1 में जो आउटर लिमिट आ गई 90 डेज की, अगर इन 90 डेज तक भी ऐसी परिस्थितियां जिनका निवारण करना स्वयं प्रतिवादी के हाथ में नहीं था, उन परिस्थितियों के विद्यमान हो जाने के कारण वो 90 दिन की अधिकतम समयावधि में लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सका, तो फिर क्या होना चाहिए? क्या उसे लिखित कथन दाखिल करने से वंचित कर देना चाहिए?
क्या उसे लिखित कथन प्रस्तुत करने को नहीं मिलेगा? और अगर उसने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया तो उसके हित को गंभीर नुकसान हो जाने की संभावना है। हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे के प्रोविजन हम लोग देखेंगे तो देखेंगे वहां भी है, और अगर आगे के न देखें, उन्हीं को सिर्फ देखें जो अब तक हम लोग देख चुके हैं, तो भी नुकसान हो ही जाएगा ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़कर आए, उससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। उसमें क्या कहा था कि साबित करने का भार कभी नहीं बदलता। ठीक है, सबूत का भार बदलता रहता है, साबित करने का भार कभी नहीं बदलता। और साबित करने का भार किस पर होता है? उस पर होता है जो कहता है कि अमुक परिस्थिति विद्यमान है। ठीक है, अर्थात जो चाहता है कि न्यायालय उसके द्वारा अभिकथित परिस्थितियों पर विश्वास करे और उसके द्वारा अभिकथित परिस्थितियों की विद्यमानता के अनुमान पर उसके द्वारा अभिकथित परिस्थितियों की विद्यमानता को स्वीकार करते हुए, ठीक है, उसके पक्ष में निर्णय सुनाए, उसी पर साबित करने का भार होता है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है। और हमने कई बार आपसे कहा है कि इस नियम में कोई अन्याय ये नहीं है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अमुक परिस्थिति अस्तित्व में है, तो आप ऐसा तभी कह सकते हैं जब आपको पता हो कि अमुक परिस्थिति अस्तित्व में है, और आपको किसी भी परिस्थिति के अस्तित्व में होने का पता उन प्रभावों परिणामों के आधार पर चलता है, जो प्रभाव और परिणाम किसी परिस्थिति के अस्तित्व में होने पर स्वयं पैदा होते हैं। दिन है तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देना दिन के होने का परिणाम है, और चूंकि बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के आपको दिख रहा था, ठीक है, तो आपकी दृष्टि इस बात का साक्ष्य है कि अमुक समय पर दिन ही था। ठीक है, दृष्टि एक तथ्य हुआ, ये साक्ष्य संबंधी तथ्य है। तो अगर आप इस निष्कर्ष पर हैं कि अमुक परिस्थिति विद्यमान थी, आप कहते हैं अमुक व्यक्ति मर गया, तो सांस नहीं ले रहा होगा ना, खाना नहीं खा रहा होगा ना। ठीक है, तो अगर आप किसी भी परिस्थिति की विद्यमानता का कथन कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति की विद्यमानता जिन आधारों पर आपने स्वीकार की होगी, ठीक है ना, वे आधार आपकी जानकारी में होंगे, और वे आधार अगर आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि अमुक परिस्थिति विद्यमान है, यानी आदमी सांस नहीं ले रहा, खाना नहीं खा रहा, उठ बैठ नहीं रहा, आवाज देने पर बोल नहीं रहा, तो इन परिस्थितियों की विद्यमानता के आधार पर जब आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अब व्यक्ति मर गया था, तो इन परिस्थितियों की विद्यमानता को आप न्यायालय को भी बताओ, तो न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर आ जाएगा कि अब ठीक है, अमुक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वो जो ये कहता है कि नहीं मरा था, वो तो कह रहा नहीं मरा था, उससे हम कहें कि नहीं नहीं तुम अपनी बात साबित करो, तुम कैसे साबित करेगा? ये साबित करना तुम्हारा कर्तव्य, तुम कहते हो मर गया था। ठीक है ना, तो साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो ये चाहता है कि उसकी बात को न्यायालय स्वीकार करे, अर्थात उसकी बात पर न्यायालय विश्वास करे, और उसकी बात पर विश्वास करके न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे, उसी पर साबित करने का भार होता है, और इसमें कोई अन्याय नहीं है। ठीक है ना, तो प्रतिवादी ने भले ही लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, या उसे लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति 90 दिन बाद न भी मिले, तो भी यह जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रतिवादी के खिलाफ और वादी के पक्ष में निर्णय होगा ही, ये कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि वादी को अपनी बात साबित करनी होगी। हाँ, यह अलग बात है कि न्यायालय को लगे कि वादी की बात इतनी विश्वसनीय है कि कोई
दिक्कत ही नहीं है। तो अलग बात है, या वादी की बात उसने जो अपने वाद पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर ही साबित हो रही, और दस्तावेज इस प्रकार के हैं जो धारा 67 में वर्णित प्रकार के रजिस्ट्रीकृत हैं, पंजीकृत हैं। तो जब तक कि यह न कहा जाए कि ये फर्जी हैं, तब तक उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रथम दृष्टया उद्धारणा है उनके पक्ष में कि वे असली ही है, ठीक है ना। हमने उद्धारित कर लिया असली हैं और हमने निर्णय सुना दिया, वो बात अलग है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर लिखित कथन नहीं होगा तो वादी के पक्ष में निर्णय आएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। न्यायालय कह सकता है कि आप साबित करिए अपनी बात को। हम लोगों ने सीआरपीसी में भी देखा था बीएनएसएस कि उन्होंने संस्वीकृति कर ली, लेकिन न्यायालय इस संस्वीकृति से अन्यथा हटकर अभियोजन से कह सकता है कि आप अपनी बात को साबित करिए, क्योंकि आपने तो साक्ष्य इकट्ठा ही किया है, तभी तो आपने चार्जशीट दी है। आपको ये पता थोड़ी था कि वो संस्वीकृति कर लेगा। कर ली बात अलग है, तो आपके पास तो साक्ष्य है, आप वो प्रस्तुत करो, ठीक है। कानून बड़ा रीजनेबल है, कानून बड़ा शानदार है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी खूबसूरती को, उसकी शानदार प्रकृति को आप देखें तो तब तो बात बनती है, और एक बार वो समझ में आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी अगर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करेगा तो वादी के पक्ष में निर्णय आएगा ही, लेकिन संभावना इस बात की, संभावना है इस बात की कि आ भी सकता है। और हम प्रोसीजर इसलिए बनाते हैं कि अन्याय की प्रत्येक संभावना को, छोटी से छोटी संभावना को भी हम समाप्त कर सकें, इसके लिए बनाते हैं। तो प्रोसीजर में, प्रक्रिया में कहीं पर कोई छेद नहीं रहना चाहिए, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पर किसी के साथ कोई अन्याय हो जाने की संभावना हो। इसके लिए है। और जब इस दृष्टिकोण से हम आदेश 8 नियम 1 को देखते हैं तो अन्याय होने की संभावना दिखती है, क्योंकि आप कह रहे 90 दिन के बाद हो ही नहीं सकता। यह बात आपने अभिव्यक्त रूप से नहीं कही, लेकिन विविक्षित रूप से तो कही नहीं, परंतु क्योंकि विविक्षित रूप से आपने कही, ये तो आपने जब यह लिख दिया कि न्यायालय जो दिन नियत करेगा 30 दिन के बाद प्रतिवादी के लिए कि वो लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, वो 90 दिन के बाद का नहीं होगा। तो विविक्षित रूप से तो आपने लिख दिया कि 90 दिन ही है आउटर लिमिट, उसके बाद नहीं कर सकते, और इससे अन्याय होने की संभावना दिख रही, जो प्रोसीजर की इनहेरेंट भावना के खिलाफ, इनहेरेंट भावना के खिलाफ। इसी पर बात चल रही है सबरीमाला सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ी बढ़िया बात चल रही है इस समय। प्रश्न यह है कि सबरीमाला मंदिर में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश हो या न हो, क्योंकि 50 से ऊपर अलाउड है और ठीक है शायद 10 से नीचे अलाउड है, बीच में अलाउड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखना यह होगा, यह प्रश्न उठा कौन रहा है, डिसीजन क्या होगा पता नहीं, जो भी होगा, लेकिन बात बड़ी बढ़िया उन्होंने उठाई। उनका देखना यह होगा कि यह बात उठा कौन रहा है कि 10 से जिन भी महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है उनका प्रवेश होना चाहिए। क्या महिलाएं वो उठा रही हैं जिनकी उन ईश्वर में, उन भगवान में आस्था है, क्या वो उठा रही हैं, या वो उठा रहे हैं जिन्हें इस बात में रुचि है कि हर बार धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रहार किए जाए, वो उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है, आस्तिक या नास्तिक? वो जो ईश्वर पर विश्वास करता है, या वो जो सिर्फ प्रथा और परंपरा पर प्रहार करना चाहता है? उनका जो आस्तिक है, जब वहां भगवान एक विशेष ब्रह्मचारी रूप में विद्यमान है, वो जाएगा ही नहीं, जाता ही नहीं है, ठीक है, उस मंदिर में। और वो भी हर समय प्रोहिबिटेड नहीं है, सबरीमाला में कुछ विशेष दिनों में प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो उनका वो जाएंगे ही नहीं। आपको तो रुचि इसी बात में है,
कि कैसे भी झगड़ा टंटा खड़ा हो, हम जाएंगे, बस इन्हीं दिनों में जाएंगे। ये कौन बात हुई भाई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हर जगह की अपनी प्रथा और परंपरा होती है, ये तो कोई झंझट ही नहीं है, तो बेकार की बात है। डिसीजन क्या होगा वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो जो भी होगा, लेकिन ये बात अपने में बड़ी बढ़िया है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आपने 90 डेज निर्धारित कर दिया, तो प्रक्रिया तो इसलिए बनी कि एक भी किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो अगर ये 90 डेज रहेगा, तो ऐसी परिस्थितियां अगर आई हैं जिनका निवारण करना प्रतिवादी के हाथ में नहीं है, आप कहेंगे उसके बाद हम तो अलाउड ही नहीं करेंगे। तो ये बात जो फंडामेंटल प्रोसीजर का होता है, फंडामेंटल, ठीक है, वही बात है कि प्रश्न उठाने का फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार किसके पास है? जो जाना चाहता है। तुम तो जाना ही नहीं चाहते हो, तुम जाना थोड़ी चाहते हो, तुम तो सिर्फ झगड़ा खड़ा करना चाहते हो। तुम्हें जाने वाले से कोई मतलब, तुम किसी मंदिर नहीं जाते, तुम हर मंदिर को गाली देते हो। ठीक है, होगा आपका फंडामेंटल राइट होगा, लेकिन तुम हर मंदिर को गाली देते हो, तुम्हारा मंदिर की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, तुम तो सिर्फ झगड़ा करने के लिए आए हो। तो हर बात का एक मूल कैरेक्टर होता है। हमने जैसे कहा था कि जैसे कांटे का मूल कैरेक्टर है चुभना, अगर वो चुभ नहीं रहा तो वो कांटा नहीं है। दर्द का फंडामेंटल कैरेक्टर है पीड़ा देना, अगर दर्द पीड़ा नहीं दे रहा तो दर्द नहीं है। ठीक है, एक हर चीज का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। कड़ुआपन अगर खराब नहीं लग रहा तो कड़ुआपन नहीं है। ठीक है, करेला कड़ुआ होता है लेकिन खराब नहीं लगता। ठीक है, तो हर चीज का एक फंडामेंटल भाव है, उस शब्द के उच्चारित होते ही वो भाव आना चाहिए। तो प्रोसीजर का फंडामेंटल है न्याय हो। प्रोसीजर इसीलिए है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, प्रोसीजर इसीलिए। तो प्रोसीजर की व्याख्या अगर इस प्रकार होगी कि जिससे अन्याय हो जाने की संभावना हो, या प्रोसीजर के प्रोविजंस ऐसे होंगे जिससे किसी के साथ भी अन्याय होने की संभावना होगी, तो वो प्रोसीजर नहीं हो सकता। उसे भले ही आपने प्रोसीजर का नाम दे दिया, तो कुत्ते को शेर का नाम दे दो तो कुत्ता शेर नहीं हो जाएगा, और शेर को कुत्ता कहो तो शेर कुत्ता नहीं हो जाएगा। तो प्रोसीजर न्याय करने के लिए बना, और 8(1) जिस रूप में लिखा दिखाई दे रहा है उस रूप में वो न्याय करता नजर आ रहा है। लेकिन कॉन्स्ट्रक्शन का, निर्वचन का एक सिद्धांत है कि विधायिका जो कुछ करती है जानबूझकर करती है और गलत नहीं करती, क्योंकि विधायिका भी ईश्वर के ही स्थान पर है, वो कानून बनाती है, कानून बनाना ईश्वर का काम है। ठीक है, तो उसने भी गलत नहीं बनाया होगा, हमें जरूरत खोजने की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खोजा। तो आदेश 8 नियम 1, आदेश 8 नियम 5 उपनियम 2 और आदेश 8 नियम 10, इनको मिलाकर उन्होंने पढ़ा और फिर रास्ता निकाला, और उस रास्ते के मुताबिक 90 दिन के बाद भी डब्ल्यूएस आ सकता है। किन केसेस में कहा उसने, क्या कहा, इस पर बात कल करेंगे। ये आदेश 8 का इंपॉर्टेंस थी जो हमने आपको आज बताई है, कल बात करेंगे।